हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अब यहाँ पे देखिए, इन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इंक्लूड किया हुआ है। बाकी आपको पता है कि 2 मार्क्स तो कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो जो भी हमने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो उनको आप जरूर देख लेना। देखिए, कहीं ना कहीं आपको पता है 2 मार्क्स बनते तो सिलेबस से ही है। स्पेशली जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, इसमें 2 मार्क्स हमारे मतलब कह सकते हो बनते सिलेबस से ही है। बस ये है कि कहीं से भी बन सकते हैं। तो थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, उनके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हीं से आपको 2 मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। बाकी जो 2 मार्क्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं कि आ सकते हैं, उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। अब आपको पता है कि जो हमारे सॉलिड्स हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है अमॉर्फस। अब इनके बारे में हम लोग काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट सिंपली अगर आप लोग समझो तो जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे काफी कह सकते हो फिक्स होता है। यानी कि इसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है एटम्स के बीच में। जैसे इनके बीच में अगर आप लोग देखो तो जो भी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं, जैसे एटॉमिक लेवल पे जब हम लोग यहाँ पे अपने सॉलिड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके जो इंटरमॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो भी बॉन्ड है उनकी लेंथ भी बराबर होती है, उनके बीच का फोर्स भी लगभग यहाँ पे इक्वल ही होता है। जबकि जो हमारा एमॉर्फस होता है, इनमें क्या होता है, इनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। मतलब कि कह सकते हो ना तो कोई एक फिक्स लेंथ होती है बॉन्ड्स की, ना तो फिक्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो ये सारी चीजें हमें एमॉर्फस में देखने को मिलती हैं। बाकी क्रिस्टलाइन ही हमारे एक्चुअल ट्रू सॉलिड्स होते हैं। जैसे जो एमॉर्फस सॉलिड है, ये सॉलिड होते तो हैं लेकिन इनको यहाँ पे स्यूडो सॉलिड बोला जाता है। यानी थोड़ा सा कह सकते हो ये फेक वाइब देते हैं। जैसे अगर आप लोग एक एग्जांपल समझो तो जो रबर होता है, रबर, तो रबर हमारा एक टाइप का एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये यहाँ पे प्रैक्टिकली कंप्रेसिबल होते हैं। मतलब जैसे रबर है, रबर को क्या होता है, आप लोग दबा सकते हो, वो दब सकता है ना। और उसकी रिजिडिटी मतलब वो बहुत ज्यादा ऐसा एकदम रिजिड नहीं होता है, ऐसा कठोर नहीं होता है कि उसको आप लोग यहाँ पे बिल्कुल भी शेप में बेंड नहीं कर सकते हो। जबकि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं। जैसे ये पेन है, अब इसको आप लोग ऐसे मोड़ नहीं सकते हो अपने हाथों से, है ना। मोड़ोगे तो क्या होगा, टूट जाएगी। जबकि एमॉर्फस जैसे रबर है, रबर क्या होता है, रबर को आप लोग यहाँ पे इजिली यहाँ पे बेंड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी हमारा शार्प होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझो, मान लो कोई सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर वो क्रिस्टलाइन है तो वो लगभग मतलब बिल्कुल 100 के आसपास ही मेल्ट हो जाएगा। हो सकता है कि 100 के बजाय 99 पे ही हो जाए, हो सकता है 100 के बजाय 101 पे हो जाए। मतलब 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी यहाँ पे कह सकते हो ये अपने जो भी इसका मेल्टिंग पॉइंट है उसी के आसपास यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। जबकि जो हमारे यहाँ पे एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, इनमें हमें यहाँ पे एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है कि लॉन्ग रेंज में होता है। जैसे यहाँ पे मान लो कि ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हो सकता है 90 पे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है इसको मेल्ट होने के लिए 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़े। तो मतलब इनमें टेम्परेचर में एक रेंज हो सकता है। उसके बाद देखो ये जो क्रिस्टलाइन है, इनकी एक्वस सॉल्युबिलिटी काफी लेस होती है। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारे बहुत ही स्टेबल होते हैं। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो भी काफी स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है। और वहीं पे जो एमॉर्फस है ये हमारा थोड़ा अनस्टेबल होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे देखो जो जितना अनस्टेबल है वो यहाँ पे उतना इजिली सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है, बॉन्ड्स हमें यहाँ पे ब्रेक करने होते हैं। तो ये सारे हमारे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में एक डिफरेंस हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है रेसिमाइजेशन। अब देखो रेसिमाइजेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग को पता है 4th सेम में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता था कि एक हमारा आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हमने देखा था। तो जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो उसकी आर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सकते हैं, है ना, और एक हमारी उसकी एस कॉन्फ़िगरेशन होती थी। तो आर वाला अलग प्रॉपर्टी शो करता था, एस वाला अलग प्रॉपर्टी शो करता था, और ये दोनों अलग अलग क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारा यहाँ पे कोई ऐसा मिक्सचर बनाया जाए, मतलब मान लो हमारे पास एक कंपाउंड बनाया जाए, ठीक है, और इस कंपाउंड में मान लो कि 50% जो प्रॉपर्टी है वो एस वाली शो हो और 50% जो प्रॉपर्टी है वो आर वाली शो हो। मतलब कि एक मिक्सचर है हमारे पास कंपाउंड का, किसी पार्टिकुलर कंपाउंड का, और इस मिक्सचर में क्या है, आधा तो उसका एस कॉन्फ़िगरेशन है और आधा उसका यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें 50-50% हमारा आर और एस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। और इसकी वजह से होता क्या है कि देखो होता ये है कि ये दोनों अलग अलग तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों को साथ में मिला दिया जाए तो ये बन जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब जो रेसिमिक मिक्सचर है वो एक्चुअल में क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पीके के बारे में, तो देखो पीके को हम लोग यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और सिंपल सा समझो कि जितना ज्यादा हाई पीके वैल्यू होगी, ठीक है, थोड़ा उल्टा होता है समझना, कि हाई अगर पीके वैल्यू है तो वो इंडिकेट करेगा वीक एसिड को, और अगर हमारा लोअर पीके वैल्यू है तो वो हमारा इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग एसिड को, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा हो जाता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ बीसीएस क्लासिफिकेशन। अब देखो बीसीएस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये कुछ नहीं, एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है जिसमें हमारी 4 क्लासेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पे देखो इस क्लासिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग यहाँ पे ड्रग्स को उनकी सॉल्युबिलिटी, परमिबिलिटी और एब्जॉर्प्शन के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे मान लो कोई ड्रग है और उसका जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होती है, ड्रग सॉल्युबल होती है हमारी बॉडी फ्लूइड्स में, तो अगर उसकी सॉल्युबिलिटी भी बहुत अच्छी है, उसकी परमिएबिलिटी मतलब कि जब हमारी ड्रग बॉडी में जाती है तो उसको बॉडी के जो भी सेल्स हैं, टिश्यू हैं, जो भी बैरियर्स हैं, उनको क्रॉस करना होता है ना। तो अगर उसकी परमिएबिलिटी मतलब वो बहुत इजीली हमारे जो बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं और जो भी हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, अगर उसको बहुत इजीली क्रॉस कर सकती है, तो अगर वो भी बहुत अच्छी हो और जो हमारा ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा हो, तो वो हमारे क्लास 1 में आ जाती है। वहीं पे मान लो किसी की सॉल्युबिलिटी अच्छी हो, मतलब थोड़ी सी कम हो, परमिबिलिटी फिर भी अच्छी हो और एब्जॉर्प्शन उसका वेरिएबल हो, मतलब कि किसी किसी ड्रग का अच्छा भी हो सकता है, किसी का थोड़ा सा खराब भी हो सकता है, तो ऐसी ड्रग्स हमारे सेकंड कैटेगरी में आ जाती हैं। वहीं थर्ड कैटेगरी में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी तो अच्छी होती है लेकिन परमिबिलिटी कम होती है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पे वेरिएबल ही होता है। और फोर्थ वाला जो कैटेगरी होती है ये हमारी काफी खराब कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं, जिनकी ना तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, ना तो परमिबिलिटी, ना तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जैसे कि हमारा फ्यूरोसेमाइड। तो ये हमारा सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन आ जाता है जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ड्रग्स को उनकी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा एक बीसीएस क्लासिफिकेशन हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी के बारे में। तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा हुआ था। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उस पर हमने यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया और पास करने के बाद अगर उसने लाइट को क्लॉकवाइज मतलब कि जो हमारी क्लॉक होती है, घड़ी होती है, वो जिस डायरेक्शन में मूव करती है, जैसे क्लॉक हमारी ऐसे मूव करती है, तो अगर वो कंपाउंड हमारा लाइट को, जैसे जो लाइट हम लोग पास करते हैं, अगर लाइट हमारी इस डायरेक्शन में मूव होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या फिर राइट डायरेक्शन, जैसे ये आप लोग देखो तो ये क्या है, राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। और लीवो जस्ट इसका उल्टा, मतलब कि अगर हमारा जो कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट से राइट में, ठीक है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि देखो क्लॉक ऐसे चलती है, अब अगर मान लो लाइट ऐसे रोटेट हो गई हमारे कंपाउंड से पास होने के बाद, तो वो कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, लीवो रोटेटरी। देखो रोटेटरी मतलब लाइट को रोटेट करने वाला, और लीवो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज हो गया। सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमारा देखो इसको हम लोग पॉजिटिव रोटेशन भी बोल देते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव रोटेशन बोल देते हैं। ये हमारा राइट रोटेट करता है, हमारा लेफ्ट रोटेट करता है। एग्जाम्पल के लिए हमारा ग्लूकोज, जैसे मान लो कि अगर डेक्स्ट्रो है तो उसको हम लोग यहाँ पे इस साइन से पॉजिटिव ग्लूकोज हो गया, और लैक्टिक एसिड है तो मान लो अगर हमारा लीवो रोटेटरी है तो हमारा हम लोग इसको नेगेटिव साइन से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के बारे में। तो देखो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का सिंपल सा जैसे नाम ही देखें, प्री मतलब पहले, और फॉर्मुलेशन मतलब कि जब भी हम लोग यहाँ पे दवा को बनाने वाले होते हैं, तो दवा को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जैसे कि हमारा ड्रग हो गया, हमारा एक्सिपिएंट्स हो गए, तो जो भी चीजें हम लोग किसी दवा को बनाने के लिए यूज करने वाले हैं, तो उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो स्टडी होती है बनाने से पहले ही, लेने से पहले ही, उसको हम लोग बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। देखो फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि हम लोग कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं। सिंपल सा समझना, जैसे मान लो कोई दवा है, ठीक है, तो जैसे मान लो टैबलेट सिरप बना रहे हो, तो सिरप के लिए हमें एक लिक्विड चाहिए, है ना, जो कि हमारा सॉल्वेंट हो जाता है। उसके बाद हमें ड्रग चाहिए, उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सब यूज कर सकते हैं। अब जो भी आप यूज करने वाले हो, तो उसको यूज करने से पहले ही हमें उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, अगर वो हम लोग अच्छे से चेक करें कि वो कितनी अच्छी है। जैसे सिंपल सी बात समझो, जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे सिरप बनाने वाले हो, तो जो ड्रग यहाँ पे यूज करने वाले हो, क्या वो हमारा जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्युबल है कि नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है, वो हमारा जो एक्सिपेंट है उनके साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। और देखो इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि बाद में हमारा एरर के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारी फॉर्मुलेशन अच्छे से डेवलप हो जाती है।
तो इसमें हम लोग यहाँ पे वही चीज़ है कि जो भी हमारे की कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, इनको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि हमारा फॉर्मुलेशन प्रोसेस को गाइड करता है और इंश्योर करता है कि जो ड्रग है वो हमारी एफिकेसी, मतलब कि वो जिस जिस काम के लिए बनाई गई हो वो काम अच्छे से कर सके, सेफ हो और उसको मैन्युफैक्चर किया जा सके अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे देखिए यही है कि हमारे फॉर्मुलेशन को ऑप्टिमाइज करता है, यानी फॉर्मुलेशन हमारी अच्छी होती है जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी इंप्रूव होती है और फेलियर का चांस भी यहाँ पे रिड्यूस होता है कि मतलब जिस चीज़ के लिए आपने यूज किया है उसमें वो अच्छे से काम करे, फेल ना हो। तो ये हमारा हो जाता है प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी के बारे में। तो देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो एक कंटेनर आपने लिया, ठीक है, मान लो कोई डिब्बा है और उस डिब्बे में मान लो आपने पाउडर को फिल किया। अब ऐसा समझना, जैसे मान लो कंटेनर है और कंटेनर में आपने पाउडर को ऐसे फिल कर दिया और इसको आपने बिल्कुल भी ऐसे मतलब टैप नहीं किया है, मतलब आपने बस पाउडर लिया और इसको खाली कर दिया। आपने डिब्बे को बिल्कुल भी ऐसे जमीन पे ऐसे मतलब ऐसे हम लोग करते हैं ना कि ऐसे टैप टैप नहीं किया, आपने पाउडर को दबाया नहीं, तो उस केस में जो पाउडर की जो डेंसिटी है, ठीक है, कि पाउडर ने हमारी कह सकते हो कितनी जगह को अच्छे से कवर किया है, वो हमारा हो जाता है बल्क डेंसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए सिंपली समझो, आपके घर में आटा वगैरह होता होगा, तो आटा वगैरह जब भी आपकी मम्मी खाली करती है या फिर आप ही खाली करते हो किसी बर्तन में, किसी भी कंटेनर होता है, ठीक है, कोई डिब्बा वगैरह होता है, तो उसमें आटा जब आप पहले खाली करते हो तो वो पूरा क्या होता है, पूरा फिल हो जाता होगा एक बार में। लेकिन जब आप उसको ऐसे ठोकते होगे नीचे, ठीक है, ऐसे टैप करते होगे या फिर उसको दबाते होगे तो वो थोड़ा सा नीचे और बैठ जाता होगा। तो दबाने से पहले और बिना टैप किए जो वॉल्यूम डेंसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बल्क डेंसिटी। और अगर आपने जो भी पाउडर है उसको फिल करने के बाद अगर आपने उसको टैप कर दिया, थोड़ा सा उसको दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा नीचे दब जाता है। तो दबने के बाद जो डेंसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं टैप डेंसिटी। जैसे नाम से ही क्लियर, टैप मतलब कि टैप करने के बाद, यानी आटे को दबाने के बाद, प्रेशर देने के बाद, या फिर जो भी पाउडर है, बेसिकली पाउडर के केस में हम लोग इसकी बात करते हैं। तो देखो बल्क डेंसिटी क्या होता है, ये हमारा जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास मास बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हमारा वो मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम जिसमें हमारी वॉइड स्पेसेस भी यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। जैसे सिंपली समझो, जब आप लोग नॉर्मली पाउडर को डालोगे, ठीक है, हमारे किसी कंटेनर के अंदर, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा बीच में उसके स्पेसेस रह जाते हैं। तो इन स्पेस के साथ जब हम लोग यहाँ पे डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बल्क डेंसिटी। और टैप डेंसिटी में क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे उसको दबाते हैं, ठीक है, आटे को हमने प्रेस किया अपने हाथों से ही, अपने पाउडर को जो भी है, या फिर हमने उसको टैप किया, ऐसे जब हम लोग डिब्बे को टैप करते हैं तो होता क्या है कि जो पार्टिकल ये जो भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में सेटल हो जाते हैं। तो इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम हो जाता है। देखो बिल्कुल खत्म नहीं होता है बट काफी कम हो जाता है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं टैप डेंसिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो भी वॉइड स्पेसेज हैं उनको हम लोग बिल्कुल एज इट इज काउंट करते हैं, और इसमें जो हमारा स्पेस है वो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा थोड़ा कम हो जाता है, रिड्यूसिंग द वॉइड स्पेसेज बाई टैपिंग, ठीक है। उसके बाद देखो मेजर्ड बाय फिलिंग द पाउडर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाय फिलिंग द पाउडर इनटू अ कंटेनर एंड मेजरिंग इट्स पाउडर वॉल्यूम विदाउट अप्लाइंग प्रेशर, यानी यहाँ पे हम लोग प्रेशर को अप्लाई नहीं करते, बिना प्रेशर अप्लाई किए ही हम लोग वॉल्यूम को मेजर करते हैं। और यहाँ पे टैप डेंसिटी में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग जो है कह सकते हो थोड़ा सा सेटल करते हैं उसको, उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं। उसके बाद देखो बल्क डेंसिटी क्या होता है कि बल्क डेंसिटी बेसिकली हमारे बताती है कि पाउडर कितनी अच्छे से फ्लो हो सकता है, और टैप डेंसिटी बताती है कि कितनी अच्छे से वो पाउडर है वो कंप्रेस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे बल्क डेंसिटी का यूज हम लोग स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, फॉर्मुलेशन में करते हैं, और इसका यूज हम लोग बेसिकली फॉर्मुलेशन वगैरह में कर देते हैं। तो ये सारा हमारा हो जाता है बल्क और टैप डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा आता है एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज की भी बात करें तो मान लो कोई पाउडर है, अब उस पाउडर को मान लो अगर आप ऊपर से ऐसे खाली करते जाओ, थोड़ा समझना, जैसे मान लो यहाँ पे आपने पाउडर को रखा और पाउडर को अगर आप नीचे ऐसे खाली करते जाओ तो धीरे धीरे क्या मतलब पाउडर को ऊपर से गिराते जाओ। थोड़ा समझना कि पाउडर यहाँ पे आपने रखा और मान लो जमीन में आप पाउडर गिराते जा रहे हो, ठीक है, मान लो इतनी दूरी पे आपने पाउडर रखा और गिराते जा रहे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि पाउडर का एक ऐसा पाइल पाइल तैयार हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीला बोल सकते हो, ठीक है। मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि पाउडर जो है थोड़ा जमीन पे नीचे ऐसे सेटल होता जाएगा और ऊपर उसका एक ऐसा मतलब कह सकते हो माउंटेन टाइप का, पहाड़ टाइप का ऐसा शेप बन जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पाइल, ठीक है, पाउडर का पाइल। अब इस पाइल की जो कह सकते हो इसमें जो एंगल फॉर्म होता है, मतलब ये जो पाइल है इसका जो एंगल है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल ऑफ रिपोज है, ये जो एंगल हम लोग यहाँ पे बन रहा है, देखो ये जो पाइल है इसको हम लोग जब इसका जो एंगल हम लोग मेजर करेंगे तो जो भी एंगल होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई आर। एच क्या होता है, एच मतलब कि यहाँ से जमीन से लेके और कितनी ऊंचाई तक का हमारा यहाँ पे ये पाइल क्रिएट हुआ है, इसकी हाइट हो गई। और रेडियस मतलब कि यहाँ पे देखिए ये जो पूरा डिस्टेंस है इसका जो हाफ होता है ये रेडियस हो गया।
तो ये हमारा हो जाता है इसका फॉर्मूला। और यहाँ पे देखो इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, अगर हमारा जो एंगल ऑफ रिपोज है इसकी वैल्यू हमारी 30 डिग्री से कम आती है तो हमारा इंडिकेट करता है कि पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है, और अगर हमारे एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू 40 से कम आती है तो ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा जो पाउडर है उसका फ्लो यहाँ पे अच्छा नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पीएच की बात करें तो देखो पीएच क्या होता है, पीएच सिंपल सी बात है कि पीएच भी हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। देखो ये सारी क्या है, ये सारी हमारी प्रॉपर्टी है, यही सारी हमारी प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि हम लोग पीएच को स्टडी करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज को देखते हैं, तो इन्हीं सारी चीजों को बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बाकी पीएच क्या होता है, पीएच को हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अब देखो एक चीज समझो, पीएच का यूज क्या होता है, जैसे एक चीज समझो, जैसे मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है मान लो। अब HCl क्या होता है भाई, ये HCl ना स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत इजिली यहाँ पे डिसोशिएट हो जाते हैं। मतलब ये क्या होता है, ये यहाँ पे तुरंत H+ और Cl- में यहाँ पे डिसोशिएट हो जाएगा। लेकिन जैसे जो हमारे वीक एसिड होते हैं, जैसे मान लो CH3COOH है, हमारा एसिडिक एसिड है, तो ये बहुत इजिली डिसोशिएट नहीं होता है। मतलब वीक एसिड क्या होते हैं, इजिली डिसोशिएट नहीं होते हैं। जैसे मान लो कोई वीक एसिड है, अब वीक एसिड को अगर हमें मान लो ब्रेक करना है, डिसोशिएट करना है, तो उसके लिए जो हमारा सॉल्वेंट होगा या फिर जिसके अंदर हम लोग उसको डाल रहे हैं वो बेसिक नेचर का होना चाहिए। क्योंकि देखो एसिड यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में डिसोशिएट हो जाता है। तो HCl है, मान लो एसिड अगर स्ट्रांग है तो उसके लिए हम लोग कैसा भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो हमारा वीक एसिड है उसके लिए अगर हम लोग कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो उसका नेचर हमारा बेसिक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वीक एसिड क्या होगा, बेसिक सॉल्वेंट में ही ज्यादा अच्छे से डिसोशिएट होगा। तो यहाँ पे देखो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच डज नॉट प्ले अ मेजर रोल एज दे आर आयोनाइजेबल एट ऑल पीएच। यानी कि देखो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये किसी भी पीएच में आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज मतलब कि यही हमारा डिसोशिएट हो जाएगा, चाहे हमारा जो भी सॉल्वेंट है, चाहे वो हमारा एसिडिक हो बेसिक हो, सभी में डिसोशिएट हो जाएगा। लेकिन जो हमारे वीक एसिड है या फिर वीक बेस है तो उनके लिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो वीक एसिड है कोई, तो उसके लिए जो भी हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसका पीएच हमारा यहाँ पे, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारा डिपेंड करता है कि उसका पीएच कितना है। जैसे देखो सिंपल सी बात है, वीक एसिड है, वीक एसिड मतलब कि जो कि हमारा बहुत ही कम डिसोशिएट होंगे, तो इनके लिए सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, बेसिक। अब बेस का जो पीएच है वो क्या होता है, बेस का पीएच हमारा ज्यादा होता है। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच के, यानी जितना ज्यादा पीएच होगा हमारे सॉल्वेंट का। देखो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी किस केस में बात हो रही है कि जो भी हमारा सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमें इस एसिड को डिसॉल्व करना है, सॉल्युबलाइज करना है, उसका पीएच जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छे से वीक एसिड यहाँ पे सॉल्युबलाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ज्यादा हमारा जो सॉल्वेंट है वो बेसिक होगा, और बेसिक में हमारा एसिड अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा। और वहीं पे वीक बेस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी पीएच जितना कम होगा उतनी अच्छे से सॉल्युबल होगी। क्यों, क्योंकि देखो वीक बेस है तो हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, एसिडिक, और एसिड का पीएच क्या होता है, कम होता है। तो जितना कम पीएच होगा उतना बेटर सॉल्युबिलिटी होगी बेस के केस में। तो ये हमारा पीएच हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हमारा आता है पार्टीशन कोफिशिएंट। अब देखो पार्टीशन कोफिशिएंट भी हमारा सिंपल सा टर्म है कि जैसे मान लो हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड है, जैसे मान लो वाटर है, ऑयल है। अब मान लो हमने ड्रग डाली तो वो जो ड्रग है वो वाटर में ज्यादा डिजॉल्व हो रही है या ऑयल में ज्यादा डिजॉल्व हो रही है, तो उसकी जो कह सकते हो वैल्यू होती है उसको हम लोग पता लगाते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट से। अब इसको हम लोग यहाँ पे केडी से डिनोट करते हैं, और ये हमारा बताता है कि जो ड्रग है वो किस सॉल्वेंट में ज्यादा डिजॉल्व हो रही है, किस सॉल्वेंट में ज्यादा कह सकते हो सॉल्युबलाइज हो रही है, वो हमारा वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है कि ऑयल में ज्यादा सॉल्युबल है। अब देखो जिसमें ज्यादा सॉल्युबल होगी उसी को हम लोग यहाँ पे एज अ मीडियम यूज करेंगे ड्रग को सॉल्युबलाइज करने के लिए। अब इसको हम लोग यहाँ पे केडी से नोट करते हैं, और यहाँ पे देखो इसका कह सकते हो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। ऊपर हम लोग यहाँ पे रखेंगे जो भी हमारा, जैसे मान लो ऊपर हमने वाटर रखा है, ठीक है, तो ऊपर हम लोग यहाँ पे वाटर की जो भी कंसेंट्रेशन है, जैसे सिंपल से बात समझो, मान लो एक्स हमारी ड्रग है। अब इसको हमने मान लो इस मिक्सचर में डिजॉल्व किया, ऊपर हमारा वाटर है नीचे हमारा ऑयल है, और एक्स हमारी ड्रग है, इसको हमने इन दोनों में डाला। अब जो एक्स है वो थोड़ी बहुत वाटर में जाएगी, थोड़ी बहुत ऑयल में जाएगी। तो वाटर में कितना कंसेंट्रेशन, मतलब वाटर में कितना हमारी ड्रग सॉल्युबल हुई उसको हम लोग ऊपर रख देंगे, और ऑयल में कितना हुई उसको हम लोग यहाँ पे नीचे रख देंगे। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर जो केडी है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब जो एक्स है यानी जो दवा है वो ऊपर वाले सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छे से डिजॉल्व होगी, और अगर केडी की वैल्यू 1 से कम है तो दवा हमारे नीचे वाले सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छे से डिजॉल्व होगी। क्यों, सिंपल सी बात है, देखिए जैसे मान लो ऊपर हमारा वाटर है नीचे ऑयल है।
अब मान लेते हैं कि जो दवा है उसकी कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन वाटर में कितनी है 100 है, और मान लेते हैं कि ऑयल में कितनी है 50 है। तो इसकी जब वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2, जो कि क्या है 1 से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x हमारा वाटर में, यानी कि देखो ऊपर वाले में ज्यादा सॉल्युबल है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ऊपर वाले में ज्यादा सॉल्युबल है, इसी वजह से तो इसकी वैल्यू 2 आई है, और 2 मतलब क्या है 1 से ज्यादा है। तो सिंपल सी बात समझो, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा जब तक ज्यादा होगी तब तक हमारी इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। अब वहीं दूसरा केस ले लो, मान लो वाटर में कंसेंट्रेशन 50 है, ऑयल में 100 है। अब इसको हम लोग यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5, जो कि क्या हो जाता है 1 से कम, यानी x हमारी क्या होगी, देखो अब ये हमारी जो दवा है वो B वाले में ज्यादा सॉल्युबल होगी, क्योंकि देखो नीचे हमने क्या रखा है, नीचे हमने ऑयल वाली वैल्यू रखी है। तो जब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारी जो KD है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 से कम, और ऊपर वाले की ज्यादा होगी तो कितनी आएगी 1 से ज्यादा, सिंपल सी बात है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो सबसे पहली बात ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे होता क्या है कि जो भी हमारा सॉलिड है वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर आप लोग लो तो हमारा जो कार्बन है, तो आप लोग को पता है कि जो कार्बन है तो यही कार्बन हमारा पेंसिल में भी देखने को मिलता है ग्रेफाइट के फॉर्म में। जो पेंसिल आप लोग लिखते हो उसके अंदर ग्रेफाइट होता है, ये भी कार्बन से बना होता है। और जो डायमंड होता है, डायमंड ये भी हमारा कार्बन से बना होता है। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट में कितना ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी देखो है कार्बन ही, लेकिन इसकी दो अलग अलग फॉर्म है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारा सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हर फॉर्म की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे कह सकते हो अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, तो ये सारे हमारे पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मान लो कोई कंपाउंड है और अगर वो वाटर की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। मतलब कि मान लो कोई कंपाउंड है और अगर वो वाटर से रिएक्ट करके ब्रेक हो जाए, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप लोग ईस्टर लो, ईस्टर का मतलब क्या होता है, जब हमें दो कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखने को मिलता है तो ये हमारा ईस्टर होता है। तो अगर इसकी रिएक्शन हम लोग वाटर से कराएं तो होता क्या है कि जो वाटर का H2O क्या होता है, H2O इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस। अब ये जो H प्लस है तो ये हमारा क्या होता है, ये इस O के साथ चला जाता है तो ये बन जाता है एसिड। देखो C डबल O OH, ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और वहीं पे जो बचा हुआ हमारा यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमारा बचा CH3, ठीक है। तो ये जो CH3 है ये हमारा CH3 और यहाँ पे इस वाटर का OH, तो ये CH3OH में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा अल्कोहल बन गया। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जो ईस्टर है ये वाटर की प्रेजेंस में एसिड और अल्कोहल में ब्रेक हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया आप लोग को, बाकी आप लोग समझो कि इस तरीके से वाटर की प्रेजेंस में अगर किसी भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो देखो ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब आप लोग जान, ऑक्सीडेशन आपने बहुत सुना होगा कि ऑक्सीडाइज हो गया। देखो जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारा कोई भी ड्रग है, कोई भी हमारा दवा है, अगर वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसकी वजह से दवा क्या होती है, दवा हमारा केमिकली खराब होने लगती है। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है। अब देखो ज्यादातर हमें ऑक्सीडेशन ही देखने को मिलता है, लेकिन रिडक्शन हमारा थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ हो ये भी सकता है और इसमें हमारा गेन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। और इन दोनों केस में ही क्या होता है कि हमारी ड्रग यहाँ पे अनस्टेबल हो जाती है। पॉलीमराइजेशन की बात करें तो देखो पॉलीमराइजेशन क्या होता है कि जैसे पॉलीमर्स और मोनोमर्स आपने सुना ही होगा। जैसे एक टाइप से अगर देखा जाए तो अमीनो एसिड क्या है, मोनोमर हो गया, और हमारा प्रोटीन क्या है, पॉलीमर हो गया। क्यों, मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं, जैसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो ये उसी तरीके से पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि हमारा जैसे कुछ हमारी ड्रग हैं जो कि मोनोमर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे उनको बहुत सारा कह सकते हो कंबाइन कर दे तो पॉलीमर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो पॉलीमराइजेशन भी हमारा एक टाइप का कह सकते हो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मोनोमर्स का यूज करके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पॉलीमर्स हमारा कह सकते हो आप लोग जो है आने वाले सेमेस्टर्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे इनको। इनका यूज हमारा बहुत ज़्यादा होता है हमारे नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। मतलब जो हमारी कह सकते हो कुछ एडवांस्ड फॉर्मुलेशन है आज के दिन में, जिनका यूज हम लोग जिनको बनाने में हम लोग यहाँ पे पॉलीमर्स का यूज करते हैं। देखिए ये पॉलीमर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग यहाँ पे 7 सेम NDDS सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से देखेंगे। बाकी हमारा क्लिनिकल स्टेप होता है जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को कह सकते हो इम्पैक्ट कर सकता है। और इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं मॉडिफाइड ड्रग रिलीज।
मतलब पॉलीमर्स का यूज करके हम लोग यहाँ पे जो ड्रग है उसकी रिलीज को स्लो कर सकते हैं। मतलब मान लो आपने कोई दवा दी, तो उस दवा के इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे काफी लंबे टाइम तक लेने के लिए पॉलीमर्स का यूज कर सकते हैं। स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी भी यहाँ पे हम लोग पॉलीमर्स का यूज करके बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है पॉलीमराइजेशन। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने, तो देखिए यहाँ पे हमने देखा यूनिट 1 के बारे में। तो यूनिट 1 से हमारे ये सारे क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 2 की बात करें, तो यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है टैबलेट फॉर्मुलेशन के ऊपर। तो देखिए जो टैबलेट फॉर्मुलेशन है, तो टैबलेट के अंदर कौन कौन से एक्सिपिएंट्स का यूज हम लोग करते हैं, तो उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आता है डाइल्यूएंट। अब देखो डाइल्यूएंट का मतलब होता है फिलर्स, मतलब ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं, जैसे मान लो कोई दवा है और उसकी जो डोज है वो बहुत ही कम, मतलब वो बहुत ही पोटेंट ड्रग है। जैसे मान लो कोई दवा है और अगर मान लो उसकी जो 1 mg है, 0.5 mg है, वही बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मान लो उस 0.5 mg की दवा को आप लोगों को टैबलेट के फॉर्म में बनाना है, तो भाई कैसे बनाओगे, क्योंकि 0.5 mg बहुत कम होता है, बहुत ही कम, उसको टैबलेट के फॉर्म में बनाओगे ही कैसे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे एजेंट का यूज करते हैं जो कि थोड़ा सा कह सकते हो उसका मास बढ़ा देते हैं, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, मतलब उसका कह सकते हो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता है दवा का, तो वहां पे वो इजिली टैबलेट के फॉर्म में बनाई जा सकती है। जैसे नाम ही है फिलर। फिलर मतलब कि जब दवा का अमाउंट बहुत ही कम हो तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा फिलिंग एजेंट का यूज करके दवा के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। मतलब दवा उतनी ही रहती है, बस वो बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बाइंडर्स। तो बाइंडर्स क्या होता है, जैसे कि मान लो ड्रग है और एक्सिपिएंट है, अब वो दोनों आपस में मान लो अच्छे से बाइंड ही नहीं हो पा रहे हैं, तो दवा टैबलेट कैसे बनेगी। तो बाइंडर्स क्या करता है, ड्रग और एक्सिपिएंट को आपस में बांधे रखता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेंट, तो जैसे जो टैबलेट है, तो टैबलेट खाने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है, टूटती है, तो टूटने के लिए उसका डिसइंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। अब मान लो टैबलेट बहुत ही हार्ड है और वो बॉडी के अंदर जल्दी टूटे ही ना, तब वो अपना एक्शन कैसे शो करेगी। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे डिसइंटीग्रेंट्स का यूज करते हैं जो कि टैबलेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है कि जैसे जब टैबलेट हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो जो टैबलेट है वो यहाँ पे उन इक्विपमेंट्स पे चिपक ना जाए, है ना। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे ल्यूब्रिकेंट्स का यूज करते हैं जो कि यहाँ पे टैबलेट को थोड़ा सा कह सकते हो स्मूथ बनाए रखता है और यहाँ पे उसको एडेसिव मतलब कि उसको चिपकने से यहाँ पे बचाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ग्लाइडेंट्स की बात करें, तो ग्लाइडेंट्स हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि टैबलेट की फ्लो प्रॉपर्टीज को बढ़ा देते हैं। प्रिजर्वेटिव हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि टैबलेट को काफी लंबे टाइम तक स्टेबल बनाए रखने में हेल्प प्ले करते हैं। कलरिंग एजेंट हमारा कलर देता है। फ्लेवरिंग एजेंट टैबलेट को फ्लेवर, और स्वीटनिंग एजेंट टैबलेट को स्वीट बनाने में अपना रोल प्ले करता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स। तो देखो टैबलेट्स का क्लासिफिकेशन हमारा बहुत अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिल सकता है। जैसे सबसे पहला हमारा जाता है टैबलेट इंसर्टेड ओरली। अब ये हमारी वो टैबलेट होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे माउथ से ओरली कंज्यूम करते हैं, मतलब ये हमारी कह सकते हो सबसे मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ टैबलेट है जिसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अपने मुंह से ले लेते हैं, ठीक है, पानी के साथ। तो इसमें हमारे जैसे कंप्रेस टैबलेट आ गए जिनको हम लोग कंप्रेस करके बनाते हैं। मल्टीपल कंप्रेस, तो इसमें हमारे 2-3 टैबलेट्स को आपस में मल्टीपल कंप्रेस करके बनाया जाता है। उसके बाद एंट्रिक कोटेड, तो यहाँ पे हम लोग टैबलेट्स पे ऐसी कोटिंग कर देते हैं कि वो हमारा सीधे इंटेस्टाइन में जाके अपनी दवा को रिलीज करे। सस्टेन रिलीज, मतलब ये हमारी वो टैबलेट है जो कि धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करती हैं काफी लंबे टाइम तक। शुगर कोटेड, तो इनके ऊपर हम लोग एक शुगर की कोटिंग करते हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा रहे। फिल्म कोटेड, तो यहाँ पे हम लोग टैबलेट के ऊपर एक फिल्म की कोटिंग करते हैं ताकि टैबलेट जल्दी से डिग्रेड ना हो, खराब ना हो। च्यूएबल, मतलब कि हमारी वो टैबलेट है जिनको हम लोग यहाँ पे ऐसे चबा कर खाते हैं। तो ये हमारी टैबलेट इंसर्टेड ओरली हो गई। उसके बाद टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी मतलब इन टैबलेट्स को हम लोग यहाँ पे जनरली माउथ के अंदर ही रखते हैं, इसको निगलते नहीं है। जैसे कि बक्कल टैबलेट हो गया, सबलिंगुअल, ट्रॉचेस एंड लॉजेंजेस जैसे कि हमारा विक्स की गोली हो गई, पोलो हमारा आपका आता होगा मिंट फ्लेवर्स में आता है, ठीक है, आपको पता होगा। डेंटल कोन, तो ये हमारी वो टैबलेट होती है जैसे किसी ने मान लो दांत निकलवाया है तो उस केस में जब तक दूसरा दांत नहीं लग रहा है तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे एक मतलब कह सकते हो दांतों के शेप की एक टैबलेट होती है ना, टूथ के शेप की, तो उसको हम लोग यहाँ पे डेंटल कोन्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो अदर रूट्स जैसे कि इम्प्लांटेबल, तो ये हमारी वो टैबलेट है जिनको हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर थोड़ा माइनर सर्जरी करके इम्प्लांट करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर ऐसे उनको थोड़ा सा रख देते हैं तो वो काफी लंबे टाइम तक दवा को रिलीज करती हैं। वजाइनल टैबलेट यानी जिनको वजाइना के थ्रू यहाँ पे लोकल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये वो टैबलेट्स होती है जिनको हम लोग यहाँ पे सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे एफर्वेसेंट, जैसे डिस्प्रिन की टैबलेट आपको पता है क्या होता है कि पानी में डालो तो रिलीज हो जाती है। डिस्पेंसिंग टैबलेट, तो ये देखो ये सारी टैबलेट क्या है, हाइपोडर्मिक और टैबलेट ट्राइचुरेट्स, ये सारी हमारी वो टैबलेट है जिनको हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो बस ये हमारी सिंपली हो जाती हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है एंट्रिक कोटेड टैबलेट। तो एंट्रिक कोटेड हमने देखा ही, ये हमारी वो टैबलेट होती है जिनके ऊपर हम लोग एक ऐसी कोटिंग करते हैं जो कि इसको स्टमक से बचाता है। जैसे स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब जैसे मान लो कोई दवा है और उसको आपने इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होने के लिए बनाया, या फिर इंटेस्टाइन में कोई लोकल इन्फेक्शन हो गया है, वहां पे मान लो किसी टैबलेट को जाके अपना इफेक्ट शो करना है, तो अगर वो स्टमक में पहले से ही एसिड के अंदर डिग्रेड हो गई या फिर एसिड के अंदर डिजॉल्व हो गई तो फिर वो इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो ऐसे केस में हम लोग एक ऐसी कोटिंग कर देते हैं जो कि एसिड से उसको बचाती है और वो इंटेस्टाइन में जाके अपना अब एक्शन शो करती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो अब यहाँ पे जो एक प्रोसेस होती है ग्रैन्युलेशन। तो ग्रैन्युलेशन का मतलब होता है कि जो हमारी टैबलेट है, तो टैबलेट हमारी बनती कैसे है आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे टैबलेट है, तो सबसे पहले हम लोग पाउडर्स को लेते हैं और इन पाउडर्स को फिर हम लोग यहाँ पे ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और फिर इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग क्या होता है, इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग यहाँ पे प्रेस करके, ठीक है, टैबलेट बना लेते हैं। मतलब इन ग्रैन्यूल्स को दबा के हम लोग टैबलेट्स बना लेते हैं। तो पाउडर्स को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रैन्युलेशन। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है ड्राई ग्रैन्युलेशन, एक होता है वेट ग्रैन्युलेशन। तो ड्राई ग्रैन्युलेशन के अंदर हमारे ये सारे स्टेप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वे करना। सबसे पहले हम लोग इंग्रेडिएंट को वे करते हैं, फिर एक स्लग बनाते हैं, फिर उसको मिल करते हैं, ठीक है, मतलब मिल मतलब तोड़ते हैं, फिर सीम मतलब यूनिफॉर्म साइज में कन्वर्ट करते हैं, फिर मिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली टैबलेट के फॉर्म में कंप्रेस कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग में आता रहता है। ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं भाई, ये वो एजेंट हैं जो कि फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। बाइंडर्स क्या होते हैं, जो कि हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट और अदर एक्सिपिएंट के बीच में क्या होता है, एक कोहेशन मतलब कि उनके बीच में बाइंडिंग को इंप्रूव करते हैं, कोहेसिव फोर्स को हमारा थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कॉमन बाइंडर्स की बात करें तो सेल्यूलोज डेरिवेटिव, स्टार्च, जेलेटिन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्रेनुलेशन मेथड की बात करें तो देखो ग्रेनुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा पाउडर है उसको ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि उसकी फ्लो प्रॉपर्टी यहाँ पे अच्छे हो सके, उसको इजिली कंप्रेस किया जा सके। अब यहाँ पे ये दो टाइप का होता है, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन हमने देखा है। फिर डाइल्यूएंट्स की बात करें तो ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि यहाँ पे बल्क, यानी कि देखो वही बात है कि जब कोई टैबलेट का साइज बहुत ही कम हो तो उस केस में उसका साइज मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे इन एजेंट्स का यूज करते हैं ताकि उनको अच्छे से बनाया जा सके। ल्यूब्रिकेंट्स की बात करें तो ये हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि हमारे टैबलेट की सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ करते हैं ताकि वो चिपके ना, है ना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और यहाँ पे एडेशन मतलब ताकि जो भी टैबलेट है वो हमारा जो भी मोल्ड होते हैं, है ना, तो उनके साथ यहाँ पे चिपके ना। मोल्ड मतलब कि सांचा जिसके अंदर टैबलेट हमारी बनाई जाती है। और डिसइंटीग्रेंट की बात करें तो ये वो एजेंट हैं जो कि हमारे टैबलेट को डिसइंटीग्रेट करने में हमारा हेल्प करते हैं। मतलब जब भी हमने टैबलेट को खाया तो वो अच्छे से हमारी बॉडी के अंदर जाके डिसइंटीग्रेट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे देखो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन का मतलब जब भी यहाँ पे लिक्विड के अंदर सॉलिड ड्रॉपलेट्स, सॉलिड को डाल के जब हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब हमारा एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है जिसके अंदर हमारा सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे लिक्विड में यहाँ पे सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा उसी के अंदर ऐसे फैले रहते हैं। अब मान लो जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपस में कह सकते हो आपस में इकट्ठा होके अगर एक फ्लॉक्यूल बना ले, फ्लॉक्यूल मतलब कि आप कह सकते हो एक गुच्छा टाइप का, ठीक है, बना ले, तो इस प्रोसेस को, तो ऐसे सस्पेंशन को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपस में इकट्ठा होकर एक फ्लॉक्यूल बना लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। और एक हमारा होता है डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। इसमें क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठा नहीं होते बल्कि वो अलग अलग रहते हैं और नीचे जाके पूरा सेटल हो जाते हैं। तो ऐसे सस्पेंशन को हम लोग बोलते हैं डीफ्लॉक्यूलेटेड। अब देखो जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, तो उसमें वही चीज़ कि हमारे फ्लॉक्यूल्स बन जाते हैं और ये हमारा सेपरेट एंटिटी, मतलब यहाँ पे कोई फ्लॉक्यूल वगैरह नहीं बनता है।
अब जैसे फ्लोकुलेटेड में क्या होता है कि हमारा जब ये फ्लोक्यूल्स बना लेते हैं तो इनका साइज यहाँ पे बढ़ जाता है ना, और वेट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी नीचे जाके बैठ जाते हैं। और वहीं पे जो डीफ्लोकुलेटेड है इनका साइज क्या होता है, इनका साइज बहुत ही छोटा छोटा होता है और ना तो ये आपस में चिपकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा स्लो जाके नीचे बैठते हैं। तो ये हमारा हो जाता है। बाकी देखिए अब यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड में कौन सा ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट 3 से हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कैप्सूल्स के अंदर। तो कैप्सूल के में हमारे दो टाइप होते हैं, आपको पता ही है, एक होता है हार्ड जिलेटिन, एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन। तो हार्ड जिलेटिन में क्या होता है, हार्ड जिलेटिन में हमारे दो चीजें होती हैं। पहली बात तो ये हमारा हार्ड होता है, मतलब जैसे बीकासोल की टैबलेट आपने देखी है, वो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है। मतलब कैप्सूल की जो ऊपरी लेयर है, शेल है, वो अगर हार्ड है तो हार्ड जिलेटिन है, और वो थोड़ी सी सॉफ्ट है, थोड़ी सी प्रेस हो जा रही है, दब जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट जिलेटिन। जैसे हार्ड जिलेटिन का एग्जांपल हो गया बीकासोल, सॉफ्ट जिलेटिन का एग्जांपल हो गया जैसे विटामिन ई की कैप्सूल आपने देखी है, ग्रीन ग्रीन कलर की होती है, और हरे पुदीने की गोली हो गई, वो सारी हमारी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के अंदर आ जाती है। अब हार्ड में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है बॉडी, ठीक है, बॉडी इसके अंदर दवा होती है, एक होता है इसके ऊपर का कैप। और देखिए जब इन दोनों को बना लेते हैं, इन दोनों को ऐसे मिक्स, मतलब ऐसे जो कैप है इस बॉडी के ऊपर ऐसे कवर हो जाता है, तो हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल देखने को मिल जाता है। मतलब इसके अंदर सिंपली समझो दो पार्ट होते हैं, जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में कोई पार्ट वगैरह नहीं होता, बल्कि ये पूरा का पूरा एक कैप्सूल ही हमें देखने को मिलता है। और जो हार्ड जिलेटिन है इसमें कैप हमेशा बॉडी से बड़ी होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें पैलेटाइजेशन के बारे में। तो देखो पैलेटाइजेशन क्या होता है कि मतलब हमारे कह सकते हो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स को बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं पैलेटाइजेशन, या फिर इसी को पैलेट्स बोल देते हैं। अब देखो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और इसके अंदर जो भी हमारे प्रोसेस हैं तो इनको थोड़ा सा डिटेल में आप देख लेना। बाकी नाम की बात करें तो नाम आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, एक होता है डायरेक्ट पैलेटाइजेशन, एक होता है एजिटेशन, क्रायो पैलेटाइजेशन। तो ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स या फिर टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। तो कौन कौन से मेथड हमारे यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो देखो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को भी हम लोग यहाँ पे एक रोटरी डाई होता है, इस इक्विपमेंट की हेल्प से हम लोग बनाते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लेना। बाकी इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जिलेटिन सेल को बनाते हैं, फिर फिलिंग मटेरियल को बनाते हैं, फिर रोटरी डाई की हेल्प से क्या होता है ये दोनों आपस में पैक हो जाते हैं और हमारा कैप्सूल बिल्कुल रेडी हो जाता है। और रेडी होने के बाद हम लोग उसको ड्राई करके पॉलिश कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए जैसे जो आपको पता है जो कैप्सूल है उसमें हमारा जिलेटिन ही सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सेल बनाने के लिए। कैप्सूल का मतलब क्या होता है, कैप्सूल में हमारी दवा के ऊपर एक सेल होती है, अब वो हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, उसके बेस पे हमारे दो टाइप हो जाते हैं, लेकिन जो सेल है वो होती जिलेटिन की है। तो जिलेटिन को हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी जो बायो कंपैटिबिलिटी है, मतलब ये बॉडी के अंदर जाके बहुत इजली कह सकते हो हमारी बॉडी के साथ बहुत इजली कंपैटिबल हो जाता है, उसके अंदर बहुत अच्छे से क्या कह सकते हो डिग्रेड हो जाता है बॉडी के अंदर ही, है ना। और उसके बाद यहाँ पे रैपिड डिजोल्यूशन हो जाता है, मतलब ये बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर जाके दवा को रिलीज कर देता है, और इसको बनाना भी हमारे लिए काफी आसान हो जाता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हीकल्स ऑफ पेरेंटल्स के बारे में। तो देखो पेरेंटल प्रोडक्ट हमारी ऐसी दवाएं होती हैं जिनका यूज हम लोग इंजेक्शन के थ्रू करते हैं। तो इंजेक्शन के थ्रू जो भी हम लोग दवाएं यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती है, सिंपल सी बात है। तो अभी जो लिक्विड है उसमें हम लोग सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं, जैसे लिक्विड में क्या होता है भाई, लिक्विड में हमारी दवा होती है, सॉल्वेंट के साथ मिक्स होती है। तो सॉल्वेंट में कौन कौन से सॉल्वेंट मतलब व्हीकल सेम ही चीज है। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड हो गया, सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन हो गए। तो ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स हैं जिनका यूज हम लोग एज अ व्हीकल कर सकते हैं अपने पेरेंटल प्रोडक्ट को बनाने में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने आइसोटोनिसिटी के बारे में। तो देखो आइसोटोनिसिटी मतलब क्या होता है कि हमारे ये वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि हमारे बॉडी जिनकी कंसेंट्रेशन या फिर जिनकी टोनिसिटी हमारे बॉडी के बराबर ही होती है। मतलब हमारी जैसे देखो सिंपल वैसे अगर इसको नॉर्मली समझना चाहो, ठीक है, तो नॉर्मली इसका मतलब ये होता है कि मान लो कोई सॉल्यूशन आप लोग बना रहे हो, ठीक है, तो इसको कंपेयर किया जाता है कि जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो तो जिस सॉल्यूशन में कंपेयर करना है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और जो हमारा सॉल्यूशन आप बना रहे हो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का जब सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक।
आइसो मतलब सेम, और टॉनिक मतलब कि जिनकी टॉनिसिटी, कंसेंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सेम हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन हम लोग करते हैं अपने बॉडी फ्लूइड के साथ, जैसे कि हमारा ब्लड हो गया, सेलुलर फ्लूइड हो गए। तो जब भी हम लोग कोई दवा बनाते हैं और उसकी कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी फ्लूइड और सेलुलर फ्लूइड के बराबर होती है, या फिर उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जब ये दोनों के बराबर होता है, तो उस हमारे कह सकते हो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिसिटी, ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो, जो पेरेंटल और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, जैसे पेरेंटल मतलब हमारी वो दवाएं जो कि हमारी डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाती हैं ज्यादातर, जैसे आईवी हो गया, और ऑप्थेल्मिक मतलब ऐसी दवाएं जो कि हमारी आंखों के अंदर डाली जाती हैं। तो इन दोनों केस में ही हमारे जो आइसोटोनिसिटी है वो बहुत ही जरूरी हो जाती है, ठीक है। मतलब बाकी केस में भी जरूरी है, लेकिन इन दोनों केस में हमारी जो भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो बिल्कुल आइसोटोनिक होना चाहिए, मतलब उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो हमारी बॉडी फ्लूइड्स की कंसेंट्रेशन के बराबर ही होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें अपने लिमिटेशन ऑफ पेरेंटल। लिमिटेशन मतलब कि पेरेंटल प्रोडक्ट की क्या क्या खराबियां हैं, क्यों मतलब पेरेंटल प्रोडक्ट कह सकते हो थोड़ा सा खराब क्यों हो सकता है। तो देखिए, पहली बात क्या होता है कि पहली बात जो पेरेंटल प्रोडक्ट है इनको खुद से यूज करना थोड़ा सा सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है ना। जो बहुत ही ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उन्हीं के थ्रू इसका यूज करना चाहिए। पेशेंट खुद यहाँ पे नहीं यूज कर सकता है अगर उसको बहुत अच्छे नॉलेज वगैरह नहीं है। दूसरी बात कि थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होते हैं। तीसरी बात यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा जो है इंजेक्शन या फिर इन्फ्यूजन के थ्रू दिए जाते हैं। अब जैसे भाई जो इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन की जो नीडल है, अगर मान लो उसमें थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हुई, वो स्टेराइल नहीं हुई, मतलब उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह हुआ, तो वो हमारी बॉडी के अंदर भी चला जाएगा, क्योंकि वो इंजेक्शन हमारी क्या होती है, बॉडी के अंदर जाती है ना, पेनिट्रेट करके। और उसके बाद इंजेक्शन सभी के लिए जो है, मतलब सभी लोग इंजेक्शन के साथ कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, तो ये हमारे कुछ इसके लिमिटेशन हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें लायोफिलाइजेशन के बारे में। तो देखो, लायोफिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि मान लो कोई दवा है, ठीक है, ड्रग है, और उसके साथ मान लो कोई सॉल्वेंट मिक्स है, मतलब कि कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर दवा है। अब मान लीजिए उस लिक्विड को रिमूव करके हमें दवा को एज अ पाउडर फॉर्म में निकालना है। तो उस लिक्विड को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, मतलब एक तरह की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं लायोफिलाइजेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा वाटर है या फिर जो भी लिक्विड है उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी वाटर या लिक्विड होता है उसको हम लोग यहाँ पे सब्लिमेट कर देते हैं, मतलब कि उसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे लिक्विड को जब फ्रीज करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद सब्लिमेशन का मतलब होता है इसको हम लोग डायरेक्टली इवापोरेट कर देते हैं, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे गैस फॉर्म में उसको निकाल देते हैं। तो बचता क्या है, बचता हमारे पास सिर्फ हमारा ड्रग है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लायोफिलाइजेशन। तो लायोफिलाइजेशन के थ्रू बेसिकली हम लोग यहाँ पे ड्राई पाउडर्स को बनाते हैं। और उसके बाद हम लोग फाइनली बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में। तो यूनिट 5 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रोपेलेंट्स के ऊपर। अब देखो, प्रोपेलेंट्स हमारे बेसिकली वो एजेंट्स होते हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब देखो, एक हमारा होता है एरोसॉल। एरोसॉल मतलब जैसे आपने सेंट के डिब्बे देखे हैं, वो हमारा एक टाइप का एरोसॉल होता है। तो उसी तरीके से हमारी कुछ फार्मास्यूटिकल दवाएं भी हैं जो कि एरोसॉल फॉर्म में आती हैं। अब जैसे एरोसॉल में क्या होता है कि आप लोग जब स्प्रे करते हो, जैसे कोई भी डीओ है, तो डीओ को आप स्प्रे करते हो तो क्या होता है, वो ऐसे निकलता है। अब जो डीओ निकलता है वो जनरली हमारा गैस के फॉर्म में निकलता है, लेकिन जो हमारा डीओ होता है या फिर जो दवाएं हैं, ठीक है, वो जनरली हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो उस लिक्विड को ब्रेक करके फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकालने में जो हेल्प करता है वही हमारा होता है प्रोपेलेंट्स। और ये थोड़ा प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है, ताकि यहाँ पे क्या हो, ताकि यहाँ पे वो इजिली जो है बाहर आ सके, ठीक है, ताकि एक कंट्रोल और यूनिफॉर्म डोज हमारी बाहर आए, और वो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो उनका एक्सपोजर जो है एयर लाइट से बचा के रखता है। और प्रोपेलेंट हमारा एक प्रेशर क्रिएट करता है एरोसॉल कैन के अंदर, जिसकी वजह से प्रोडक्ट हमारा इजिली यहाँ पे फोर्सफुली बाहर आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग के बारे में। तो देखो, टेम्पर का मतलब होता है कि जैसे कुछ ऐसी दवाएं होती है जिनके ऊपर एक सील लगी होती है, ठीक है। तो उस सील से हमें ये पता होता है कि जो दवाएं हैं उन मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको पहले से तो किसी ने यूज नहीं किया है ना, वो इंश्योर करती है। जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर देखो ये सील लगी हुई है। अब जब इस सील को यहाँ पे आप हटाओगे तभी इसको यूज कर पाओगे। अब ये सील लगी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इंश्योर कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को अभी तक किसी ने यूज नहीं किया है ना। और अगर ये सील नहीं लगी है, इसका मतलब क्या है
कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे पहले से भी यूज हो चुका है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या होता है कि जो सील लगी चीज़ें होती हैं वही हम लोग यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि भाई जब सील नहीं होगी तो हम लोग क्यों लेंगे, है ना, यानी उसको पहले से किसी ने यूज कर रखा है। तो ये बेसिकली बताता है कि जो मतलब इसी सील को हम लोग यहाँ पे टेम्पर बोल देते हैं। तो टेम्पर से हमारा ये इंश्योर हो जाता है कि जो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो हम ही उसको सबसे पहले बेसिकली ओपन करेंगे, ठीक है, पहले से किसी ने ओपन नहीं किया हुआ है। तो ये हमारा टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ ग्लास के बारे में, तो देखिए बेसिकली जो भी फार्मास्यूटिकल, आपको पता है कि ज़्यादातर जो फार्मास्यूटिकल दवाएं हैं जैसे सिरप वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे सिरप यहाँ पे ग्लास की पैकेजिंग में यूज कर मतलब ग्लास के अंदर जो है स्टोर करे जाते हैं। तो जो ग्लास है, तो ग्लास भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उनके हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप 1 ये हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, टाइप 2 हमारा ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, टाइप 3 हमारा सोडा लाइम, और टाइप 4 हमारा जनरल पर्पज सोडा लाइम ग्लास हो जाता है। तो इसको डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पे यूनिट 5 देख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी आप देख लेना। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एसपीएफ के बारे में। तो देखिए एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोडक्शन फैक्टर, और देखो ये मेजर करता है कि हमारा जो सनस्क्रीन है, सबसे पहली बात एसपीएफ हमारा सनस्क्रीन के अंदर होता है, और ये बताता है कि जो सनस्क्रीन है वो कितनी अच्छे से हमें यहाँ पे सनबर्न से प्रोटेक्ट करेगी, यानी सनस्क्रीन कितनी अच्छे से हमारी यूवी लाइट से हमें बचा सकती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आई लोशंस की बात करें, तो आई लोशन का मतलब हमारा एक टाइप का ऐसा सोल्यूशन है, जेल हो जाता है, जिसका यूज हम लोग आइस में करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एक कंपनी है रेफ्रेश ऑप्टिव, और एक हमारा होता है थेराटियर्स, तो इन सभी के आई लोशन हमें देखने को मिल जाते हैं। लिपस्टिक्स की बात करें तो लिपस्टिक्स में हमारे जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, तो जैसे सॉफ्टिंग एजेंट जो कि उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाता है, कलरिंग एजेंट जो लिपस्टिक को कलर देता है, परसेंट मतलब ये थोड़ा सा चमकदार एजेंट होते हैं जो कि चमक प्रोवाइड करते हैं, है ना। ओपेसिफाइंग मतलब ये वो एजेंट होता है जो कि लिक्विड के लिपस्टिक की ट्रांसपेरेंसी को कम करता है, ताकि लिपस्टिक हमारा ट्रांसपेरेंट ना हो। परफ्यूम मतलब जो लिपस्टिक में एक फ्लेवर एक ऑर्डर ऐड करता है। मिसलेनियस एजेंट जो कि हमारे मतलब कह सकते हो लिपस्टिक के प्रिजर्वेटिव जैसे जो थोड़ा लंबे टाइम तक एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवरिंग एजेंट, तो ये सारे हमारे हो जाते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करें, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा था टाइप्स ऑफ पैकेजिंग के ऊपर। तो देखिए पैकेजिंग हमारी 3 टाइप की हमें देखने को मिलती है। पहला होता है हमारा यहाँ पे प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग का मतलब होता है, देखो ये हमारी फर्स्ट लेयर होती है जो कि हमारी दवा के साथ बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहती है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये जो आप लोगों की पैकेजिंग है ये हमारी है प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, दवा देखो दवा इसके अंदर डायरेक्टली है, ठीक है, जैसे ये हमारी दवा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, यहाँ से दवा मतलब निकल गई है, बट आप लोग समझो। तो ये हो जाता है प्राइमरी पैकेजिंग। अब सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है कि ऐसे कह सकते हो बहुत सारे जो ब्लिस्टर्स हैं, है ना, जैसे 1 या 2 पत्ते ऐसे होते हैं जो कि एक डिब्बे में पैक होके आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। मतलब सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी वाले को भी कह सकते हो इंक्लोज करके रखता है। प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर हमें सेकेंडरी मतलब ये कह सकते हो एक डिब्बे में आता है, तो ये हो गया सेकेंडरी पैकेजिंग। और टर्शरी पैकेजिंग क्या होता है कि जो डिब्बा है वो भी बहुत वो मतलब एक कह सकते हो एक बड़े से कंटेनर में आता है, बहुत से बड़े से गत्ते में आता है, जिसके अंदर हमारे इस तरह के बहुत सारे डिब्बे रहते होंगे, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी पैकेजिंग। तो ये हमारा बल्क और ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग होता है, जिसका यूज हम लोग लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर से अपने जो भी रिटेलर्स हैं या फिर वेयर हाउस है वहां मूव करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। और यहाँ पे हमारा हमने जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आप लोग को 2 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। बाकी देखिए 2 मार्क्स कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।